Hello everyone, I am Shikha and you are watching your YouTube channel Full Solution. आई होप यू ऑल आर गुड। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बेसिक्स देखे थे कि फादर कौन है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का, दैट इज हेनरी फेयोल। एक बार शॉर्ट में रिकैप करते हैं। फादर ऑफ मैनेजमेंट इज हेनरी फेयोल। उसकी एक बुक आई थी एंड 1929 में उसको ट्रांसलेट करा गया था एंड उसमें 14 प्रिंसिपल्स थे। यही हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में। हमने जाना था कि व्हाई इन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज इम्पोर्टेंट, ये भी हम लोगों ने देखा था। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को एक एक करके डिटेल में, बिकॉज दीज 14 प्रिंसिपल आर द फाउंडेशन स्टोन ऑफ मैनेजमेंट। कैसे हम किसी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करते हैं, कैसे हम ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन लाते हैं, कैसे हम ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करते हैं। ऑल दीज आर डिपेंडेंट ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के कैसे हम मैनेज कर रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन को, कैसे हम इन 14 प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहे हैं, व्हाट दीज 14 प्रिंसिपल्स मीन्स। तो लेट अस स्टार्ट। द फर्स्ट प्रिंसिपल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क। दो तीन चीजें अच्छे से सुनिए। एक वर्ड है स्पेशलाइजेशन। अगर आपके कंपनी में 4 डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट फॉर एग्जाम्पल, तो हम एक ही पर्सन को सेल्स का काम देंगे, एक ही पर्सन को परचेज का काम देंगे, एक ही पर्सन को मार्केटिंग का काम देंगे, एक ही पर्सन को फाइनेंस का काम देंगे हर बार। तो ये जो पर्टिकुलर पर्सन होगा, मिस्टर ए, ही विल बी एक्सपर्ट इन सेल्स, Mr. B will be expert in purchase. C will be expert in marketing and Mr. D will be expert in finance. That is called specialization कि ये अपने अपने फील्ड में स्पेशलाइज हो गए. That is distribution of work कि हम 4 लोगों में इन 4 कामों को डिवाइड कर देते हैं. That is the first principle of management कि हमको वर्क को डिस्ट्रीब्यूट करना है ओवरलोड से बचने के लिए. ओवरलोड नहीं होना चाहिए किसी के पास भी, तो इससे बचने के लिए बर्डन नहीं होना चाहिए वर्क, इससे बचने के लिए। नेक्स्ट, हम एक चेन मेंटेन करेंगे, चेन ऑफ कोऑर्डिनेशन। फॉर दैट आई वी नीड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क। नेक्स्ट, करप्शन। करप्शन को जानना सब इम्पोर्टेंट है। क्या होता है ना कि अगर एक ही इंसान एक काम कर रहा है तो करप्शन होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। तो दिस इज नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क की चांसेस ऑफ करप्शन इंक्रीजेस। दैट इज व्हाई आप लोग देखेंगे गवर्नमेंट जॉब में हमेशा ट्रांसफर्स होते रहते हैं। टू ब्रेक दिस चेन, to break the chain of corruption, to break the chain of contacts. Next, distribution of work in any organization is very important to make the work efficient and effective. काम सही से करने के लिए, क्योंकि एक बार आप उस काम को कर चुके हैं तो आपको एफिशिएंसी आ जाती है, आपको समझ में आ जाता है कि वो काम अब कैसे होगा, तो आप उस काम को और अच्छे से करने लग जाते हो। दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क इन मैनेजमेंट। आई होप इट इज क्लियर टू यू। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। फर्स्ट, सेकंड नंबर इज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी का मतलब होता है डिसीजन मेकिंग पावर। वेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब एक्शन। इसको समझते हैं, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मैनेजर है, वन प्रोडक्शन मैनेजर, उसको बोला गया है कि आपको प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई है। अब प्रोडक्शन मैनेजर के पास अगर रिक्रूटमेंट का अथॉरिटी नहीं होगा, अगर ये रिक्रूट नहीं कर पाता है लोगों को, तो प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज करेगा? ये मशीन परचेज नहीं करने का इसके पास अथॉरिटी, तो ये प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज करेगा? इसीलिए अथॉरिटी ऑलवेज कम्स विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑलवेज शुड कम विद सम अथॉरिटी। हर बार अगर हम किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं तो उसको थोड़ा सा अथॉरिटी भी देना होगा, थोड़ा लिबरल डिसीजन मेकिंग पावर देना होगा। एंड अगर हम किसी को अथॉरिटी दे रहे हैं तो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप ही आ जाती है। तो पीपल became accountable. The word is accountable. Next, डिसिप्लिन। यहाँ पर डिसिप्लिन का मतलब है क्लियर कॉन्ट्रैक्ट्स, एक्शन। मतलब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में कॉन्ट्रैक्ट क्लियर होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन में जो एक्शंस होने वो क्लियर होने चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए, गोल क्लियर होने चाहिए। दैट इज कॉल्ड डिसिप्लिन।
इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, कि वो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ चल रहा है, अगर उसके गोल क्लियर है, ऑब्जेक्टिव्स क्लियर है, एक्शंस क्लियर है, एंड क्लियर कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय. Okay, that is the discipline for Henry Fayol. Now next, number fourth principle is unity of command. यूनिटी ऑफ कमांड, जैसे कमांड हम लोग बोल रहे हैं ना, कमांड में ऑर्डर देना, किसी को आइडियाज देना, किसी को बताना. यूनिटी ऑफ कमांड मीन्स कि एक ही पर्सन अपने ग्रुप को कमांड दे सकता है. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज मैनेजर एंड यहीं से कमांड फ्लो होना चाहिए टू XYZ इन पर्सन को. ये प्रोडक्शन हेड है मान लेते हैं, और ये लोग वर्कर्स है प्रोडक्शन के, तो इनको ही मिलना चाहिए. ऐसा नहीं है कि XYZ है, ABC अलग अलग टाइप के मैनेजर्स है, एक प्रोडक्शन मैनेजर है, एक सेल्स मैनेजर है, एक फिनेंस मैनेजर है मान लेते. ये भी इनको कमांड दे रहा है, ये भी इनको कमांड दे रहा है, ये इसको भी कमांड दे रहा है, ये इसको, ये पूरा सिचुएशन खराब हो जाता है. दिस शुड नॉट बी डन. ये सही तरीका है कि आप एक हेड हो और यूनिटी ऑफ कमांड होना चाहिए, कि एक ही हेड देगा एक प्रोजेक्ट के लिए सबको कमांड. क्लियर, तो क्लैरिटी बनी रहती है, गोल क्लियर रहते हैं, वर्क इन्वायरमेंट अच्छा रहता है. नेक्स्ट इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब है कि अगर आपने एक प्रोजेक्ट लिया, फॉर एग्जाम्पल एक काम पे आप काम कर रहे हो, एक मान लेते ऑटोमोबाइल शॉप है, वो स्कूटर्स भी बनाती है, वो कार्स भी बनाती है. इनमें कुछ वर्कर्स काम कर रहे होंगे, इस डिवीजन में, इस डिवीजन में कुछ वर्कर्स काम कर रहे होंगे. इसका हेड एक अलग होना चाहिए, इसका हेड टू अलग होना चाहिए. ओके, दिस इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, कि यहाँ के वर्कर को सिर्फ इस हेड से डायरेक्शन मिलना चाहिए, कार वाले डिवीजन के वर्कर्स को इनके हेड से सिर्फ डायरेक्शन मिलना चाहिए. दैट इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. देयर शुड बी वन डायरेक्शन फ्लोइंग फॉर वर्क. एक ही जन डायरेक्ट करेगा दूसरों को. नाउ मूविंग ऑन टू सिक्स्थ, सबऑर्डिनेशन. सबऑर्डिनेशन ऑफ व्हाट? सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट. ये बहुत आसान है समझना, अभी इसको एक सेकंड में समझ लेंगे एक एग्जांपल में. सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट विद जनरल और ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट. एग्जाम्पल देखते हैं, अभी समझ में आ जाएगा. ए इज ए प्रोडक्शन मैनेजर मान लेते हैं हम लोग. अब इसको परचेज करनी है मशीन, फॉर एनी रीजन इसको मशीन परचेज करनी है. इसमें रिलेशन में कोई है जो मशीन बेचता है, ओके, लेकिन उसके प्राइस ऑफ मशीन इज मोर देन द प्राइस इन द मार्केट. ये जो प्राइस रखा है ये मार्केट के प्राइस से ज्यादा है. अगर मिस्टर ए अपने रिलेटिव से मशीन परचेज करता है तो वो इंडिविजुअल इंटरेस्ट को ऊपर रख रहा है, ओके. एंड अगर मिस्टर ए मार्केट से परचेज करता है एट लो रेट, तो ये वो ऑफिशियल इंटरेस्ट, ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट एंड जनरल इंटरेस्ट को ऊपर रखा है. दैट इज सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट विद जनरल और ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट. हमेशा ही ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वालों को ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट को ऊपर रखना चाहिए, उनको ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट के बारे में सोचना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन में कैसे काम होना चाहिए वो सोचना चाहिए, अपने सेल्फ इंटरेस्ट को पीछे करते हुए. नाउ नंबर 7 इज रेम्यूनरेशन. दिस इज actual motivation for doing any work, need of the people, social status maintenance. All these things are by remuneration. Remuneration is salary plus wages. दोनों को मिला के हम लोग रेम्यूनरेशन बोलते हैं. सैलरी जो ऑफिसर्स को मिलती है, मैनेजर्स को मिलती है, वेजेस जो वर्कर्स को मिलते हैं. रेम्यूनरेशन, हेनरी फ्योल का कहना है कि ये फेयर होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए, एंड इफ सिर्फ इन दोनों के साथ ही यहाँ पे बोला गया कि अगर प्रॉफिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज इंक्रीजिंग तो बिना मांगे उसको रेम्यूनरेशन को इंक्रीज कर देना चाहिए फॉर द वर्कर्स, ताकि वर्कर्स को काम करने में मन लगता रहे. सो वी हैव स्टडीड अबाउट मेनी फंक्शंस ऑफ और मेनी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. सबसे पहले हम लोग
लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क को देखा। सेकेंड में हम लोगों ने अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखा। नेक्स्ट हम लोग थर्ड में डिसिप्लिन को देख चुके हैं। नंबर 4 यूनिटी ऑफ कमांड वी हैव स्टडीड। नंबर 5 यूनिटी ऑफ डायरेक्शन देखा हम लोगों ने। 6 सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट विथ जनरल इंटरेस्ट देखा। एंड लास्ट नंबर 7 हमने रेम्यूनरेशन को देखा। अब आने वाले लेक्चर्स में हम लोग आ, आगे के 7 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को देखेंगे। थैंक यू टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।